Hello everyone, welcome to Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain पेज। स्टार्ट करते हैं। इसरो ने अभी एक्सपोसेट मिशन लॉन्च कर दिया है। एक्सपोसेट क्या है? ये एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है। क्या है ये? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है और इंडिया का पहला मिशन है जो किसको डेडिकेटेड है? जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ब्राइट सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनसे जो एक्सरेज एमिट होती हैं और उन एक्सरेज का पोलराइजेशन होता है, ठीक है। उन पोलराइज्ड एक्सरेज को एनालाइज करेगा ये एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। ये वर्ल्ड का सेकंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन है विच इज डेडिकेटेड टू मेकिंग एक्सरे पोलैरीमेट्री मेजरमेंट और इंडिया का पहला है फर्स्ट पोलैरीमेट्री मिशन एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। अब इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर का जो है वहां पे प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड है, ठीक है, देख लिया। अब इसमें दो पेलोड है, आपको प्लीज अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लीज रिमेंबर दिस। एक है पॉलिक्स इंडियन एक्सरे पोलैरीमीटर एंड दूसरा है एक्सपेक्ट जो कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग है और इसको बनाया है दोनों को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूआर राउ सैटेलाइट सेंटर और दोनों कहां पर है? बेंगलुरु में। ये एक और इंफॉर्मेशन होगी, एक और फैक्ट हो गया कि रमन RRI और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर कहां पर है? बेंगलुरु में है, राइट। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये ऑब्जर्वेशन कहां से करेगा? लो अर्थ ऑर्बिट से, जैसे कि हमने पहले भी देखा 650 किलोमीटर वाला है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट से। और इंक्लिनेशन कितना है? 6 डिग्री का है। इसकी लाइफ कितनी है? अराउंड 5 ईयर की है और ये ऑब्जर्व करेगा पोलराइज्ड एक्सरेज को विच आर बीइंग एमिटेड बाय सेलेस्टियल सोर्सेस, ठीक है। अब इसमें दो पेलोड है, पॉलिक्स जो कि वर्ल्ड का पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिजाइन किया गया है कि वो मीडियम एक्सरे बैंड में ऑपरेट कर सके, मीडियम एक्सरे ऑफ 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड में। और एक्सपेक्ट जो है ये कंडक्ट करेगा फास्ट टाइमिंग एंड हाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेजोल्यूशन, किसमें? सॉफ्ट एक्सरे एनर्जी बैंड में जो 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। और किन किन सोर्सेज को ऑब्जर्व करेगा? पल्सर को, ब्लैक होल बाइनरीज को, लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार्स, इन सबको ऑब्जर्व करेगा। इससे पहले ना जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो किस पे डिपेंडेंट थे? वो जो भी उनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग एंड टाइमिंग बेस्ड डाटा मिलता था वो कहां से मिलता था? ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से मिलता था या सैटेलाइट बेस्ड मिशन से मिलता था? ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से जो उनको डाटा मिलता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा या इमेजिंग या टाइमिंग डाटा हो जो भी हो, या तो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से, पहला ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से, दूसरा सैटेलाइट बेस्ड मिशन से। लेकिन ये जो सैटेलाइट बेस्ड मिशन वाला जो डाटा होता था वो किस तरीके का होता था? ऑप्टिकल टू रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड में होता था, ऑप्टिकल टू रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड में होता था, ठीक है। अब पोलराइजेशन ऑफ सेलेस्टियल सोर्सेज वाज डन आइदर इन ऑप्टिकल और रेडियो बैंड। सो प्लीज रिमेंबर ऑप्टिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड से होता था, ठीक है। अब उसके बाद जो ये एक्सपोसेट मिशन है इसमें क्या चेंज होगा? ये गेम चेंजर कैसे? ये बोल रहे हैं इट विल बी ए गेम चेंजर। हाउ? बिकॉज इट विल फैसिलिटेट एक्सरे पोलराइजेशन मेजरमेंट फ्रॉम ब्राइट सोर्सेज विजिबल सोर्सेज, और वो भी किस बैंड में? मीडियम एनर्जी बैंड में, 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज में, जो कि इससे पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया। सो ये एक्सपोसेट की खासियत है, ठीक है। तो हमको एक्सपोसेट से जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग एंड टाइमिंग डाटा मिलेगा वो मीडियम एनर्जी बैंड में मिलेगा और ब्राइट सोर्सेज से मिलेगा। अब ये जो एक्सपोसेट है दो सोर्सेज को ऑब्जर्व करेगा, एक तो है परसिस्टेंट सोर्सेज जिन जो टारगेटेड है और नॉन सोर्सेज हैं, दूसरा है ट्रांजिएंट सोर्सेज जैसे कि पल्स, ट्रांजिएंट मतलब जो मूव करते हैं, पल्सर, मैग्नेटार, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ये सब, ठीक है। अब एक्सरेज का पोलराइजेशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। जब एक्सरेज आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एनकाउंटर करते हैं या जब उनका इंटरेक्शन होता है ब्लैक होल्स के अराउंड जो भी मटेरियल प्रेजेंट्स होते हैं उसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है तब, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, इससे कुछ और मिशन है, HXPOL, XL कैलिबर, ये बैलून बेस्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट थे नासा और उनके साथ कुछ और एजेंसीज ने मिलकर। तो ये थे मिशन ऑन एक्सरे पोलराइजेशन। तो HXPOL क्या है, XL कैलिबर क्या है, ऐसे कुछ नाम आ जाए, सपोज क्वेश्चन आ जाए HXPOL क्या है, XL कैलिबर क्या है, एक्सपोसेट क्या है, IXPE क्या है, समटाइम्स इन न्यूज व्हाट आर दे। तो
एक्सरे पोलराइजेशन मेजरमेंट मिशन है ये, ठीक है। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने एस्ट्रोसेट भेजा था इससे पहले, जो कि इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी बेस्ड स्पेस मिशन था, उसको सितंबर 2015 में लॉन्च किया था। बट इसमें ना इन्होंने कोई पोलराइजेशन स्टडी नहीं की थी। तो एस्ट्रोसेट क्या है बेसिकली, फर्स्ट डेडिकेटेड वेवलेंथ मल्टी वेवलेंथ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। और ये स्टडी करेगी सेलेस्टियल सोर्सेस किसमें, एक्सरे, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में, एस्ट्रोसेट। सॉरी, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईली सेंसिटिव एंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। हम हाईली सेंसिटिव और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं कर पाते हैं सही से, उसकी वजह से पोलराइजेशन मेजरमेंट होते हैं जो एक्सरेज के, उनको उस तरीके के जो मिशन है उनको मेजर करना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए अभी तक बहुत कम मिशन अटेम्प्ट किए गए हैं इस तरीके के। अब ये पोलराइजेशन के बारे में हमने बात की, एक्सपोसेट में क्या है, पोलराइज्ड एक्सरेज को हम मेजर कर रहे हैं, उनके एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या है, ये पोलराइजर है, सपोज एक पोलराइजिंग फिल्टर है, ठीक है, एक पोलराइजर है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को जब पोलराइज्ड लाइट को में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसमें जो लाइट वेव्स है दे आर वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन, लाइट वेव्स वाइब्रेट इन एनी डायरेक्शन, बट पोलराइज्ड वेव्स और पोलराइज्ड लाइट ये सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करती है। तो ये पोलराइजेशन होता है, ठीक है, बेसिक था। अब नासा ने 2021 में इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE ये लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये पहला मिशन है, ठीक है, वर्ल्ड का। और दूसरा हमारा एक्सपोसेट है। तो ये किस रेंज में ऑपरेट कर रहा था, सॉफ्ट एक्सरे बैंड रेंज में ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जो इंडिया का एक्सपोसेट में जो पेलोड लगा है पॉलिक्स या एक्सपोसेट, ये किस में मेजर कर रहा है और किस में परफॉर्म कर रहा है एक्सरे पोलराइजेशन, मीडियम वाले में। तो ये नासा वाला सॉफ्ट एक्सरे बैंड में और हमारा इंडिया वाला मीडियम एक्सरे बैंड में, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो इसमें बात हो रही है कि इसरो की 2023 में क्या अचीवमेंट थी और 2024 के लिए क्या प्लान है। तो देखो, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला मिशन है टू स्टडी सन, वो लॉन्च किया, ठीक है। और गगनयान 2022 के लिए प्लान था, बट अब ये 2024 में इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे प्लान क्या है फ्यूचर के लिए, हम एक एस्ट्रोनॉट भेजना चाहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के साथ मिलकर 2024 में। चंद्रयान 4 भेजेंगे हम, जो कि एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा मून से, मतलब मून पे भेजेंगे और वहां मून पे लैंडर भेजेंगे और लैंडर एक सैंपल लेकर आएगा। और उसके बाद स्पेस स्टेशन हमको सेटअप कर रहा है जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक। और एक ह्यूमन बीइंग को भी हम मून पे लैंड कराएंगे बाई 2040, ठीक है। अब चंद्रयान 3 के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, बट अभी प्लीज रिमेंबर दिस, चंद्रयान 3 ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया। उसका लैंडर जो था, ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। तो विक्रम जो लैंडर है उसने हॉप एक्सपेरिमेंट किया। हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब वो अपनी जगह से, अपने प्लेस से ऊपर गया, उठा, लिफ्ट किया, उसने अपने आप को लिफ्ट किया, ठीक है, और थोड़ा आगे जाके आगे मूव किया, लिफ्ट करके मतलब फ्लाई किया उसने, ठीक है। सो इट लिफ्टेड इटसेल्फ अबाउट 40 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। सो ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और कहां लैंड किया, 30 से 40 सेंटीमीटर दूर उस ओरिजिनल पोजीशन से। सपोज यहां पे था तो 30 से 40 मीटर दूर इसने लिफ्ट किया खुद को और यहां आके लैंड किया। सो अब ये जो लिफ्ट किया है ना, जो होप एक्सपेरिमेंट हुआ किया चंद्रयान 3 के लैंडर ने, विक्रम ने, ठीक है, तो वो दिखाता है कि इसरो के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लैंडर को लिफ्ट करा सकता है मून के सरफेस से। और इस बेसिस पे हम जो चंद्रयान 4 करेंगे, जो मिशन होगा, उसमें हम सैंपल रिटर्न मिशन लेकर आएंगे, मतलब मून से कुछ सैंपल लेकर आएंगे, कुछ वहां से मटेरियल लेकर आएंगे ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। और ये जब भी पॉसिबल है ना, जब जो हमने लैंडर वहां पहुंचाया वो वहां से लिफ्ट कर सके और फ्लाई करके वापस आ सके, ठीक है। तो रिमेंबर दिस हॉप एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है ये।
प्री एंड पोस्ट हॉप रैंप इमेजेस कैप्चर्ड बाय लैंडर इमेजर 1 कैमरा। ठीक है, तो ये देख लो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने समझा दिया यहाँ पे फिगर पे, हॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और नरेंद्र मोदी यूएस विजिट किए तो उन्होंने, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया यूएस लेड आर्टिमिस अकॉर्ड फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो आर्टिमिस अकॉर्ड क्या है, इसमें प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन करेंगे। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जो कंट्री इसको ज्वाइन करता है, आर्टिमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करता है, तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा ताकि हम पीसफुल और कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन कर सके मून का सिर्फ और दूसरे प्लैनेट्स का। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट ओनली अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ मून बट अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। ठीक है, सो इंडिया ने ये ज्वाइन कर लिया आर्टिमिस अकॉर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। अब इसरो और नासा ज्वाइंट मिशन भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो हम 2024 में यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है, गगनयान मिशन 2025 में होगा, तो उससे पहले ही नासा की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएंगे, स्पेस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी अप्रूव कर लिया है, क्या करने के लिए, फंड, प्रमोट एंड मेंटर रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, और ये 50,000 करोड़ का फंडिंग होगी एनआरएफ में अगले 5 सालों में। प्लीज रिमेंबर दिस डाटा, 50,000 करोड़। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डेवलप करेगा रिसर्च कैपेसिटीज इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। प्लीज रिमेंबर दिस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो इससे पहले रिसर्च और एकेडमिक को अलग अलग सेपरेट हम साइलोज में देखते थे, लेकिन एनआरएफ में क्या होगा, हम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में भी रिसर्च करवाएंगे, वहां पे भी रिसर्च कैपेबिलिटीज डेवलप करवाएंगे। सो एनआरएफ जो प्रमोट करेगा रिसर्च, वो सिर्फ नेचुरल साइंसेज में प्रमोट नहीं करेगा, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग में प्रमोट नहीं करेगा, सोशल साइंसेज में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, इसमें भी प्रमोट करेगा। ठीक है, और उसके बाद 6,000 करोड़ का नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर हम बिल्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट 8 ईयर में। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटर्स की क्या खासियत होती है, वो सुपर फास्ट होते हैं एंड दे यूटिलाइज क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एट टाइनी स्केल। ठीक है, सो वो टास्क भी पॉसिबल कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल दिखते हैं, और कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल है, बट क्वांटम कंप्यूटर वो टास्क कर सकते हैं। साइकामोर क्या है, प्लीज, साइकामोर क्या है, साइकामोर, व्हाट इज दिस साइकामोर, प्लीज राइट इन द कमेंट। ठीक है, व्हाट इज सुपरपोजिशन, व्हाट इज एंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट क्या होता है, डीकोहेरेंस क्या होता है, क्यूबिट क्या है। ठीक है, प्लीज कमेंट कीजिए। उसके बाद इसरो ने, सॉरी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगो इंडिया प्रोजेक्ट को भी अप्रूव कर दिया, तो इसमें हम एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे महाराष्ट्र में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, प्लीज राइट इन द कमेंट। मैं ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में ये बता चुका हूं कौन से डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने लीगो इंडिया, ये जो है थर्ड आर्म होगी टू सिमिलर ऑब्जर्वेटरीज यूएस में, तो 2 ऑब्जर्वेटरी यूएस में भी है, और जिसने फर्स्ट डिस्कवरी किया ग्रेविटेशनल वेव्स की इन 2015, और इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है लीगो को फिजिक्स में 2 साल बाद। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि वो एक न्यू रिसर्च स्टेशन सेट करेंगे अंटार्कटिका में, जो मैत्री स्टेशन पहले से है उसको रिप्लेस करेगा ये नया स्टेशन, जिसका नाम होगा मैत्री 2। ठीक है, और ये कुछ ही दूरी पे होगा, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे होगा ये मैत्री से। ठीक है, मैत्री ऑपरेशनल है सिंस 1989, और इंडिया का दूसरा एक जो मिशन स्टेशन है अंटार्कटिका में, वो क्या है, भारती है। ठीक है, अब इसको याद करना है तो प्लीज रिमेंबर, आंट ने भारती से मैत्री कर ली, मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप, सो आंट, आंट मतलब चीटी, चीटी ने भारती से मैत्री कर ली, भारती से दोस्ती कर ली। आंट से आप कंसिडर कर लेना अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में भारती और मैत्री स्टेशन है हमारे, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। आर्कटिक में कौन सा है, हिमाद्री है, प्लीज रिमेंबर, आर्कटिक में हिमाद्री है, और अंटार्कटिका में 2 है, भारती और मैत्री। तो भारती, आंट ने भारती से मैत्री कर ली, तो ये निमोनिक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, अब इंडिया ने ये भी डिसाइड किया कि वो फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन भेजेंगे आर्कटिक रीजन में। ठीक है, तो आर्कटिक में भी जैसे हमारा बेस है, साइंस बेस है, जैसे अंटार्कटिका में 2 है, आर्कटिक में 1 है, बट ये ना विंटर में ऑपरेशनल नहीं होता है, लेकिन अब इस ईयर से आर्कटिक बेस भी वुड बी मैन थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल ऑपरेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहला विंटर एक्सपीडिशन भेज दिया आर्कटिक में। उसके बाद गवर्नमेंट ने न्यू नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिस्ट ये इंस्टीट्यूट किए हैं,
जिनका नाम होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। और जो भटनागर प्राइज पहले मिलते थे, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, उसको स्क्रैप कर दिया है, ठीक है। उसकी जगह अब क्या होगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होगा, जिसमें तीन अवार्ड मिलेंगे। जैसे एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, दूसरा साइंटिस्ट ऑफ एनी एज, भटनागर जो प्राइज था उसमें जो 45 ईयर्स से कम के साइंटिस्ट थे उनको ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफ एनी एज, ये सेकंड कैटेगरी है, ठीक है। पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट, फिर दूसरा साइंटिस्ट ऑफ एनी एज, एंड थर्ड ये रिकॉग्नाइज करता है टीम और कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाई प्रोफाइल लॉन्चेस, एक्सपोसेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च भी हो चुका है ये, ठीक है। नासा ने भेजा था इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर 2021 में, ये पढ़ लिया हमने। तो ये इंडिया का सेकंड कंसेक्यूटिव एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा आफ्टर आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 स्टडी करेगा सन को, ठीक है। अब ये दो सैटेलाइट हैं जो ये ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स को इंस्टेड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ज्यादातर सैटेलाइट अर्थ को ऑब्जर्व करती है, लेकिन आदित्य L1 और एक्सपोसेट किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिवर्स सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आदित्य L1 सन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और निसार क्या है अगर पूछ ले तो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। तो ये भी भेजेंगे हम, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है, आपके मेंस में भी काम आ सकता है, और ऑब्वियसली प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इंडिया सिर्फ 0.65% ऑफ इट्स जीडीपी स्पेंड करता है साइंटिफिक रिसर्च पे। ग्लोबल एवरेज कितना है, 1.79 है। वुमेन कंप्राइज ओनली 18% ऑफ टोटल साइंटिफिक रिसर्चर इन इंडिया, और ग्लोबली इनका नंबर कितना है, 33%। रिसर्चर पर मिलियन पॉपुलेशन कितना है इंडिया में, 262 है, जो कि बहुत कम है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें दूसरी की, जैसे ब्राजील में 888 है, साउथ अफ्रीका में 484 है, मैक्सिको में 349, हमारे यहाँ 262 रिसर्चर हैं पर मिलियन। पर 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों में हमारे पास सिर्फ 262 रिसर्चर है, ठीक है। तो जो एनआरएफ हमने जो सेटअप किया है, जो कितने का फंड है, वो 50,000 करोड़ का फंड है ना, 50,000 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर में हम यूज करेंगे। तो एनआरएफ की जो परफॉर्मेंस है वो इन सारे इंडिकेटर्स पे जज की जाएगी कि हम कितना स्पेंड कर पाए हैं, ज़्यादा ये बढ़ पाया है जीडीपी पे हमारा, आरएनडी पे हमारा स्पेंडिंग बढ़ पाया है, या हमारे जो वुमेन रिसर्चर है उनकी नंबर इंक्रीज हो पाया है, या हमारे रिसर्चर पर मिलियन पॉपुलेशन वो ग्लोबल एवरेज के बराबर पहुंच पाए हैं या नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप लर्निंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।